Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 18th of December 2020. The topic that we are going to cover, from mains point of view there are 7 news, and from the prelims point of view there are 4 news for the today's discussion. So let's start. So सबसे पहले न्यूज़ है GS2 पेपर से. द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू 3 कैपिटल फॉर अ आंध्र प्रदेश इशू. सो क्या हुआ है, जैसे हम जानते हैं काफ़ी टाइम से आंध्र प्रदेश की जो स्टेट है दे आर डिमांडिंग फॉर अ 3 कैपिटल. ओके, एंड सो उसी के कंटेक्स में न्यूज़ यहाँ पे दी गई है. सो यहाँ पे देखा जाए कि जो तेलुगु देसम पार्टी है, नेशनल देसम पार्टी के जो नेशनल प्रेसिडेंट है, ठीक है, दैट इज़ एन चंद्रबाबू नायडू. ठीक है, उन्होंने चैलेंज किया है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को, दैट इज़ जगन मोहन रेड्डी को, कि वो होल्ड करे एक रेफरेंडम ऑन द आइडिया ऑफ अ 3 कैपिटल. ओके, उनका जो आइडिया है 3 कैपिटल का, उसके लिए जो है रेफरेंडम होल्ड करे, ऐसा उन्होंने बोला है. रिगार्डिंग अभी 3 कैपिटल तो क्या होता है, क्या है, जुलाई 31 को जो स्टेट गवर्नमेंट थी आंध्र प्रदेश की, उन्होंने नोटिफाई किया था आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन एक्ट 2020. अलॉन्ग विद दिस आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी रिपेल एक्ट 2020. ठीक है, तो इस दोनों को उन्होंने नोटिफाई किया था, और उसके अकॉर्डिंग क्या है, 3 कैपिटल रहेंगे स्टेट के, दैट इज अमरावती रहेगा लेजिस्लेटिव कैपिटल, नेक्स्ट इज अ विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल, एंड अ कुर्नूल दैट विल बी द जुडिशियल कैपिटल. ठीक है, तो इस तरीके के 3 प्लेसेस विल बी द कैपिटल ऑफ पर्टिकुलर दैट आंध्र प्रदेश स्टेट, ऐसा उन्होंने बोला है. ठीक है, तो ये हो गया 3 कैपिटल. अभी यहाँ पे नीड क्यों थी कि 3 कैपिटल लाना, तो गवर्नमेंट ने ऐसे बोला है कि इट इज़ अगेंस्ट द बिल्डिंग ऑफ अ 1 मेगा कैपिटल वाइल नेग्लेक्टिंग द अदर पार्ट ऑफ द स्टेट, एंड दस ये 3 कैपिटल वाला फॉर्मूला जो है वो कहीं ना कहीं इंश्योर कर सकता है कि इक्वल डेवलपमेंट हो रही है डिफरेंट रीजन इन द स्टेट्स. ठीक है, तो ये उन्होंने एक पहला का रीज़न दिया. और सेकंड रीज़न ऐसा है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है has been a central theme in recommendation of all the major committee that were set up, कि वो सजेस्ट करे एक पर्टिकुलर लोकेशन कि कहाँ पे कैपिटल रखना चाहिए. एंड जो वहाँ पे कमिटीज़ थे, जैसे कि जस्टिस बी एन कृष्णा कमेटी हो गया, कि श्री रामकृष्णन कमेटी एंड जी एन राव कमेटी. ठीक है, इस तरीके से जितने कमिटीज़ फॉर्म हुए, तो उन्होंने बोला था कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है एक थीम रहना चाहिए, सेंट्रल थीम है, वाइल दे वेर रिकमेंडिंग कि किस प्लेस पे लोकेशन होनी चाहिए कैपिटल का. ठीक है, सो इस तरीके के 2 मेंशन किए गए हैं यहाँ पे रीज़न कि क्यों नीड थी 3 कैपिटल्स की. अब हम देखते हैं वाई इम्प्लीमेंटिंग दिस आइडिया विल बी डिफ़िकल्ट. तो इसके पीछे 2 रीज़न यहाँ पे मेंशन किए हैं. तो सबसे पहला है कि कोऑर्डिनेशन एंड अ लॉजिस्टिक फियर. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन जो है बिटवीन सीट्स ऑफ अ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इन द सेपरेट सिटी, वो कहीं ना कहीं easier will be easier said than done. Okay, and with the government offering no specific of a plan, ऑफिसर्स जो रहेंगे उसके साथ साथ कॉमन पीपल्स जो रहेंगे, दे कैन लाइकली कुछ फियर हो सकता है इन द लॉजिस्टिक नाइटमेयर. ठीक है, तो इस तरीके का एक पॉइंट हो गया, दैट इज कोऑर्डिनेशन पर्पस एंड अ लॉजिस्टिक फियर. एंड द सेकेंड वन इज द टाइम एंड द कॉस्ट ऑफ अ ट्रैवल. ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो है जैसे विशाखापट्टनम, ठीक है, वो 700 किलोमीटर दूर है. जो जुडिशियल कैपिटल रहेगा, ठीक है, दैट इज कुर्नूल, एंड दस 400 किलोमीटर फ्रॉम द लेजिस्लेटिव कैपिटल, एंड दस अमरावती से अगर देखा जाए कुर्नूल तो 370 किलोमीटर. इस तरीके से एक टाइम और कॉस्ट जो रहेगा वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर रह सकता है वाइल कंसिडरिंग दिस 3 कैपिटल फॉर्मूला. ठीक है, तो ये 2 हो गए डिफिकल्टीज. अब हम देखते हैं विच अदर स्टेट इंडियन स्टेट हैज़ अ मल्टी कैपिटल. तो ऐसे और कौन से स्टेट है जहाँ पे मल्टी कैपिटल का फॉर्मूला है, तो महाराष्ट्र जो है उनके पास 2 कैपिटल है, दैट इज़ मुंबई और नागपुर. ठीक है, तो मुंबई को वो मुंबई और नागपुर, ठीक है, विच होल्ड द विंटर सेशन ऑफ द स्टेट असेंबली. ठीक है, तो ये 2 कैपिटल का फॉर्मूला हो गया. एंड दैट इज़ मतलब मुंबई कैपिटल है, और सेकंड जो है नागपुर, जहाँ पे वो विंटर सेशन हेल्ड करते हैं. ठीक है, हिमाचल प्रदेश देखा जाए तो वहाँ पे शिमला और दरासला, ठीक है, ये 2 कैपिटल है. ठीक है, विंटर के टाइम पे ये कैपिटल होता है. नेक्स्ट इज अ फॉर्मर स्टेट दैट इज जम्मू एंड कश्मीर हैड मेड श्रीनगर एंड जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, ये विंटर में विंटर एज अ कैपिटल. ठीक है, जम्मू इन विंटर इट इज़ एज अ कैपिटल. ठीक है, तो ये हो गया 3 जो है मल्टीपल कैपिटल फॉर्मूला और कौन से इंडियन स्टेट में है. ठीक है, अब हम देखते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट. हाँ, यस, यहाँ पे और फिगर भी मेंशन किया गया है. ठीक है, यहाँ पे इंडिया का मैप है, और दिस इज द पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. जस्ट अ मिनट.
दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे जूम करते हुए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि किस तरीके से जो 3 कैपिटल का फॉर्मूला वो बोल रहे हैं वो कितना डिस्टेंट एरिया में है। ठीक है, तो ये हो गया न्यूज़। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कैन स्टेट रिफ्यूज़ टू इम्प्लीमेंट अ सेंट्रल लॉ। ठीक है, तो रिसेंटली हम जैसे जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोटेस्ट चल रहा है रिगार्डिंग द सेंट्रल लॉ दैट इज़ पर्टिकुलर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो काफ़ी स्टेट्स ने जो है उस लॉ को लाने के लिए रिजेक्ट किया है, और ऑब्वियसली जो सेंट्रल का लॉ है तो उस लॉ को हम रिजेक्ट कर सकते हैं क्या, दैट इज़ स्टेट रिजेक्ट कर सकता है क्या। तो इसके रिलेटेड क्या है प्रोविजंस, हम अभी इस न्यूज़ में देखते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ है, दिल्ली की जो असेंबली है उन्होंने भी एक रिजोल्यूशन पास किया है कि वो रिजेक्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर लॉज। मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट ऐसे उन्होंने बोला है फार्मर्स को कि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो जो है एक प्रोटेस्ट जो है वो कंसिस्ट कर सकते हैं एज लॉन्ग एज द डिसेंट अगेंस्ट द कॉन्ट्रोवर्शियल एग्रीकल्चर लॉ विच डज नॉट स्लिप इनटू द वायलेंस। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के तरफ से उनका कहना हो गया, और दिल्ली की जो असेंबली है उन्होंने भी जो एग्रीकल्चर लॉ है उसको रिजेक्ट कर दिया। अभी एक मेन इशू क्या अराइज हो रहा है हियर, ठीक है, व्हाट इज द मेन इशू हियर। सो एक्सपर्ट आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये जो 3 एग्रीकल्चर लॉ है आर क्लियरली इन्फ्रिंज ऑन द स्टेट राइट टू लेजिस्लेट। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं एग्रीकल्चर जो है एक स्टेट का सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी पॉइंट वही मेंशन है कि जो मेन सब्जेक्ट है यहाँ पर 3 एक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द मार्केट वो इसेंशियली स्टेट लिस्ट का पार्ट है, दैट इज मेंशन इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहीं ना कहीं सेंटर ने लॉ बनाया है इस पे, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन शेड्यूल है उसको कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रहा है। अलॉन्ग विद दिस हाउएवर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है filling its way into the legislation by misconstructing its authority on a food item as subject of a concurrent list। ठीक है, तो ये भी एक हो गया पॉइंट। एंड नेक्स्ट फूड आइटम्स जो है एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर distinct category as many agriculture product in their raw form are not the food item and the vice versa। ठीक है, तो ये 3 जो है एक इशू हो गया है। ठीक है, जो मेन इशू अराइज हो रहा है एंड एक्सपर्ट्स ने जो आर्ग्यू किया है उसके बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से ऑन दिस। तो एग्रीकल्चर जो है स्टेट का सब्जेक्ट है। ठीक है, स्टेट लिस्ट में है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बट जो एंट्री 33 है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्करेंट लिस्ट वो प्रोवाइड करती है सेंटर और स्टेट को पावर कि वो कंट्रोल करे प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज विच ऑल्सो इंक्लूड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। एंड यूजुअली जो स्टेट है they want to make the amendment on the central law under one of the item in the concurrent list and it need a clearance from the center। ठीक है, तो अगर सेंटर के लॉ में से किसी भी मतलब जो भी कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट मेंशन है और वहाँ पे जो भी लॉज बनाए गए हैं तो उस पे जो है सेंटर स्टेट को अगर कुछ अमेंड करना होगा तो उनको सेंटर का क्लियरेंस लगेगा। उसके साथ साथ जो भी स्टेट लॉ है वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं सेंट्रल लॉ के साथ ऑन अ सेम सब्जेक्ट, देन उस टाइम पे जो है पार्लियामेंट प्रीफर लॉ जो रहेगा दैट इज सेंट्रल लॉ जो रहेगा वो प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड प्रोविजन। अब हम देखते हैं कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेसाइज सच एन एग्रीमेंट। तो दिस इज एन एग्रीमेंट जो इन्वेसाइज करता है एज मोस्ट पार्लियामेंट्री लॉ अप्लाई टू द होल इंडियन स्टेट एंड वाइल अमेंडिंग द सेंट्रल लॉ। ठीक है, स्टेट को जो उनका क्लियरेंस वगैरह लेना पड़ता है तो ये कहीं ना कहीं इनडिस्क्रिमिनेटरी will लीड टू द इनकन्सिस्टेंसी इन द डिफरेंट रीजन ऑन द अप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉ एंड दस एक मैटर अराइज हो सकता है इन द ट्रेड एंड द कॉमर्स विच विल especially lead to the serious problem। and the other option available with the state is that जो है ठीक है स्टेट के पास कोई दूसरा ऑप्शन होगा तो वो क्या है, टू टेक अ सेंटर into the Supreme Court over the validity of the law। that is आर्टिकल नंबर 131 जो है ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रोवाइड करता है एक एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट कि वो जुरिडिक्ट करे ऑन द मैटर बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। अलॉन्ग विद दिस आर्टिकल नंबर 254 क्लॉज 2 वो भी ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन का वो एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो एक लेजिस्लेचर पास करे। ठीक है, जो निगलेक्ट करता है सेंट्रल के एक्ट को इन द मैटर दैट आर इनोमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। एंड स्टेट लेजिस्लेटर जो है पास करता है अंडर द आर्टिकल 252 क्लॉज 2 रिक्वायर्ड करती है प्रेसिडेंट की कंसेंट। ठीक है, तो ये सारा हो गया कि अगर सेंटर स्टेट को किसी भी टाइप का जो सेंटर का लॉ है वो अगर नहीं मान्य होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या ऑप्शंस होते हैं स्टेट के पास कि वो सेंटर के अगेंस्ट में जा सकते हैं। सो दिस आर द फॉलोइंग प्रोविजन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
ममता रिफ्यूज टू अलाउ 3 IPS ऑफिसर टू गो टू द सेंटर। तो रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने डिमांड की थी दैट जो वेस्ट बंगाल रिवेल 3 सर्विसिंग IPS ऑफिसर फॉर द सेंट्रल डिपुटेशन। तो हाउ एवर स्टेट ने एक्सप्रेस किया है इट्स स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन अगेंस्ट दिस मूव। स्टेट ने ऐसा डिस्क्राइब किया है सेंटर के ऑर्डर के अगेंस्ट में कि एक कलरेबल एक्सरसाइज है ऑफ अ पावर एंड अ Baltin misuse of a emergency provision of a IPS cadre rule 1954। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेट ने जो है सेंटर के ऑर्डर के अगेंस्ट में उन्होंने अपना जो स्टैंड है वो रखा है एंड दे आर रिफ्यूज कि वो अलाउ करेंगे 3 IPS ऑफिसर को कि वो सेंटर पे जाए। रिगार्डिंग फ्यू बैकग्राउंड डिस्पाइट द ऑब्जेक्शन ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट, जो यूनियन है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट कॉल द 3 IPS ऑफिसर ऑन द सेंट्रल डेपुटेशन। जो ऑफिसर्स है जो डिप्लॉय होंगे ऑन द सिक्योरिटी ऑफ अ बीजेपी प्रेसिडेंट दैट इज JP नड्डा एंड विच विल कॉन्वे वॉज अटैक ऑन अ December 10। ठीक है, अभी रूल्स क्या है, व्हाट डज द रूल्स से। जो एक हम जानते हैं कि एक प्राइमरी जो सर्विसेज है सिविल सर्विसेज दैट इज IS हो गया, IPS हो गया, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स, उनको ऑफिसर्स ऑफ अ स्टेट कैडर आर अलॉटेड बाय द सेंटर फ्रॉम द पूल ऑफ द ऑफिसर्स। ठीक है, तो सेंटर के थ्रू जो होता है कैडर अलॉट किया जाता है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर रैंकिंग वगैरह होती है, ठीक है, रैंकिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग IPS IS का जो कैडर है, ठीक है, वो अलॉट किया जाता है एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम नंबर ऑफ अ सर्टन ऑफिसर्स जो होते हैं आर सेंट टू द सेंट्रल डेपुटेशन। ठीक है, तो स्टेट में फिर वो पर्टिकुलर स्टेट में अलॉट हो जाते हैं एंड बाद में क्या होता है, टाइम टू टाइम क्या होता है, परफॉर्मेंस या कुछ इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग जो है सर्टन ऑफिसर को जो है सेंटर के यहाँ पे जो है डिपोर्ट किया जाता है। एंड फर्दर जो होम मिनिस्ट्री है एक अथॉरिटी है, ठीक है, जो कंट्रोल करती है IPS के कैडर को अलॉन्ग विद दिस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है IS के कैडर को कंट्रोल करती है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है वो IFS के कैडर को जो है कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये हो गया रूल्स किस तरीके से है। हु कैन टेक अ एक्शन, अब क्या है, सेंट्रल जो है कैन टेक नो एक्शन अगेंस्ट द सिविल सर्विस ऑफिसर जो पोस्टेड है स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पे। ठीक है, एज पर द रूल नंबर 7 ऑफ ऑल इंडियन सर्विसेज डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1969 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो किसी भी तरीके का सेंट्रल एक्शन नहीं ले सकते हैं सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स पे। एंड फॉर एनी एक्शन अगर उनको लेना हो तो ऑफिसर्स जो है, ठीक है, ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज दैट इज IPS IS और IFS, ठीक है, ऑफ द स्टेट एंड द सेंटर बोथ नीड टू एग्री। ठीक है, अगर किसी को भी उनको किसी भी ऑफिसर्स पे कुछ एक्शन लेना हो तो दोनों स्टेट और सेंटर की जो है एग्री होना चाहिए पर्टिकुलर मैटर पे। जो रूल नंबर 6 क्लॉज 1 है ऑफ ए इंडियन पुलिस सर्विस कैडर रूल 1954, ठीक है, वो बताता है कि इन एनी केस ऑफ अ डिसएग्रीमेंट जो मैटर होता है दिस शाल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट and the state government or a state government concern shall be given a effect on the decision of a central government। ठीक है, तो ये एक रूल में मेंशन किया गया है रिलेटेड टू द IPS कैडर रूल 1954। रिगार्डिंग फ्यू इम्प्लीकेशन टू अंडर द होम मिनिस्ट्री, ठीक है, जो डिपुटेशन पॉलिसी कंट्रोल करती है फॉर द IPS ऑफिसर, इफ एनी ऑफिसर, ठीक है, कोई भी ऑफिसर को ऑफर आता है इज सिलेक्टेड फॉर द सेंट्रल पोस्टिंग एंड डज नॉट रिपोर्ट आइदर ऑन हिज और at a instant of a state government, तब क्या होता है, he should be debarred from considering from that post under the government of India for a period of a 5 year। ठीक है, तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना। एंड फर्दर ऑफिसर्स जो होता है who had already been debarred should not be offer before the debarment period in it's over and being debarred for a central deputation however hardly bother any official if the preference of the work is in their particular state। ठीक है, तो ये हो गया न्यूज़। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के बारे में आया है 2020। तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जो है आया है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड रेंजिंग ऑफ अ सिविल इकोनॉमिक एंड पर्सनल फ्रीडम रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ये जो इंडेक्स है अमेरिकन थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेसर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा, इनसे जो है ये पब्लिश करते हैं। ये अकाउंट करता है 76 इंडिकेटर ऑफ अ पर्सनल सिविल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम टू रैंक 162 कंट्रीज फ्रॉम 2008 से 2018 तक। ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया का परफॉर्मेंस रहा है, इंडिया का रैंक आया 162 कंट्री में से एंड 2019 जो है 94th रैंक
एंड सॉरी, इंडिया जो है प्लेस किया है 111 स्पॉट आउट ऑफ 162 कंट्री, एंड रैंक अगर देखा जाए 2019 का तो 94 आया है। इंडिया जो है अहेड है फ्रॉम चाइना एंड बांग्लादेश, उनकी जो रैंकिंग है चाइना की 129 है और बांग्लादेश की 139 है। ठीक है, 2022 के 2020 के इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ग्लोबल परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड एंड हांगकॉन्ग, ठीक है, बैंक द फर्स्ट 3 स्पॉट। हाउएवर हांगकॉन्ग की जो रैंकिंग है इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन इन द फ्यूचर, बिकॉज जो चाइना का एग्रेसिव इंटरवेंशन दिखाई दे रहा है उस रीजन में 2019 और 2020 के टाइम पे। ठीक है, उसके साथ साथ वॉर टॉन सीरिया, उसका जो रैंक है वो लास्ट आया है सबसे। एंड वर्ल्ड का अगर देखा जाए नोटेबल डिक्लाइन दिखाई दे रहा है पर्सनल फ्रीडम सिंस 2008। जो ये रिपोर्ट है, ठीक है, कंटिन्यू टू फाइंड अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप between the freedom and prosperity, but also find what that here is an unequal distribution of a freedom in the world। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंडिया का परफॉर्मेंस क्या है इन वेरियस इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इंडिया हैज़ ड्रॉप ऑन सेवरल ग्लोबल के जो फ्रीडम इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि सबसे पहला है कि डेमोक्रेसी वॉचडॉग, दैट इज़ अ फ्रीडम हाउस रिपोर्ट। ठीक है, इन अक्टूबर शो करती है दैट इंटरनेट फ्रीडम जो है इंडिया का डिक्लाइन हुआ है फॉर अ थर्ड स्टेट ईयर इन 2019-2020 के पीरियड में। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है जो रिलीज हुआ था सितंबर में, वो भी शो करता है कि इंडिया की जो रैंक है वो ड्रॉप हुई है 26 स्पॉट फ्रॉम 79 टू 2005, सॉरी 1005। नेक्स्ट इज अ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, जो रिलीज हुआ था अप्रैल में। उसके अकॉर्डिंग भी पता चला है कि इंडिया जो है स्लिप टू places, that is India rank 142 on the index comparison to the 180 countries and the territories। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। GS3 पेपर से न्यूज़ है, अमेंडमेंट टू द कर्नाटका लैंड रिफॉर्म एक्ट। तो क्या हुआ है, अपोजिशन आया है, ठीक है, अपोजिशन हैज़ कॉल्ड कि वो अमेंड करे कर्नाटका लैंड रिफॉर्म एक्ट 1961 को ए डेड वारंट फॉर अ फार्मर्स। ठीक है, तो लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या हुई थी, व्हाट आर द लेटेस्ट अमेंडमेंट। तो रिसेंटली जो कर्नाटका की लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट बिल आया था 2020, उन्होंने उन्होंने रिपेल किया है 3 की सेक्शंस को ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, विच वॉज इम्पोज्ड सर्टन रेस्ट्रिक्शन ऑन द ओनरशिप ऑफ अ फार्म लैंड। ठीक है, तो क्या क्या उन्होंने अमेंडमेंट लाए थे, तो अमेंडमेंट इस तरीके का था कि सेक्शन 79A जो है इस एक्ट का वो अलाउ करता था, ठीक है, विच वॉज अलाउ ओनली to those who are earning less than rupees 5 lakh per annum to buy a agricultural land। second section 79B जो था, that say that only person जो earn करता है a living through agriculture would buy the agricultural land। and third is that amendment has also removed the section 79C of the of that particular act, sorry constitution नहीं, ठीक है, जो अलाउ करता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वो इन्वेस्टिगेट करे जो भी एलिगेशन लगते हैं रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ 79A एंड 79B ड्यूरिंग द लैंड परचेज। ठीक है, तो ये 3 जो है अमेंडमेंट का पार्ट है इस बार के, ठीक है, जो 2020 बिल में आए हैं। अब हम देखते हैं रैशनल बिहाइंड दिस अमेंडमेंट। तो जो सेक्शन प्रपोज किए गए हैं जो रिपेल हुए हैं फ्रॉम दिस एक्ट, वे आर ओनली फैसिलिटेटिंग द करप्शन इन द ऑफिस ऑफ द लैंड लेजिस्लेचर रजिस्टर्स एंड तहसीलदार रैदर दैन बेनिफिटिंग द फार्मर्स। ठीक है, तो फार्मर्स को बेनिफिट ना करते हुए, ठीक है, जो लैंड रजिस्ट्रार्स है और तहसीलदार उनको उनकी जो फील्ड्स है, ठीक है, वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा करप्शन का जो इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा था, तो जिसके वजह से जो है रिपील किया गया है। एंड जो इरिगेटेड एग्रीकल्चर लैंड है एंड अ लैंड ओन्ड बाय द SC एंड ST कम्युनिटी विल रिमेन प्रोटेक्टेड एज अ फार्म लैंड डिस्प्यूट द अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये 2 रैशनल है बिहाइंड दिस अमेंडमेंट बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट। ठीक है, अभी ऑब्जेक्शन क्या लगा है, तो कंसर्न्स ऐसे अराइज हो रहे हैं विद दिस अमेंडमेंट दैट ये कहीं ना कहीं इनका जो रिजल्ट है वो ऑकर कर सकता है लॉसेस इन द एग्रीकल्चर लैंड एंड दिस विल also this could also has been cultivated to meet the food requirement and it is intended to benefit the real estate mafia in the Bangalore। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्शन लगाया गया है, ठीक है, बाय द अपोनेंट थ्रू। अब हम देखते हैं अवेयरनेस रिलेटेड इन स्पेस। ठीक है, तो जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट के बारे में न्यूज़ है। तो जो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ इसरो, उन्होंने सक्सेसफुली प्लेस किया है जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट एंड इंडियाज़ का 42 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है दैट इज CMS-01, ठीक है, जो कैरी करता है PSLV C50 फॉर अ सेकेंड लॉन्च पैड ऑफ अ सतीश धवन स्पेस स्टेशन एट श्रीहरिकोटा रेंज। ठीक है, तो ये PSLV 52 मिशन है
एंड अभी देखा जाए CMS-01 के बारे में, तो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो मेनली इन्वेसाइज करता है फॉर प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज इन द एक्सटेंडेड सी बैंड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, और वो कवर करता है, इट कवरेज जो है वो इंक्लूड करता है इंडिया के मेन लैंड अलॉन्ग विद द अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, ये सैटेलाइट जो है 7 साल ले सकता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड टू हैव देयर लाइफ और 7 years एंड डिफरेंट ऑर्बिट्स अगर देखा जाए तो सबसे पहला है कि जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट। ठीक है, तो इट टेक्स द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ एट द रेट ऑफ वंस पर डे। ठीक है, एंड कीप रफली इन द सेम एरिया अराउंड ओवर द ग्राउंड। ठीक है, तो उतना ही एरिया वो रफली उतना ही एरिया कवर करता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन कौन सा है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, तो जियो सिंक्रोनाइज एक ऑर्बिट होता है इन इंक्लिनेशन ऑफ अ जीरो मीन्स इट लाइज ऑन द इक्वेटर। ठीक है, तो ये दोनों हो गए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिट। अब हम देखते हैं ऑल जितने भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं वो जियो सिंक्रोनाइज होते हैं, एंड नॉट ऑल जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट्स आर अ जियो स्टेशनरी। ठीक है, तो ये दोनों बात ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं व्हाट देन इज अ ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, तो अभी जो न्यूज़ में था, ठीक है, जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट के बारे में। तो ये ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है, तो रॉकेट जो होता है, रॉकेट सेंडिंग पेलोड टू द जियो सिंक्रोनाइज एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ड्रॉप ऑफ देयर पेलोड इन द ट्रांसफर ऑर्बिट हाफ वे पॉइंट एंड ईरोड to the satellite final position, and after from a transfer orbit to the satellite conduct a engine one to circularize its orbit and change it implication। ठीक है, तो यहाँ पे इस फिगर से आप समझ सकते हो। ठीक है, ये अर्थ हो गया, देन दिस इज इक्वेटोरियल, दिस इज अ पोलर रीजन एंड दिस इज अ सन। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे वो सैटेलाइट है। ठीक है, दिस इज ये जो ऑर्बिट होता है उसका, दैट इज अ सन सिंक्रोनाइज एंड दिस इज एन इलेप्टिकल ऑर्बिट एंड दिस इज जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़। शुड वी शुड यू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन। तो रिसेंटली बिटकॉइन रिलेटेड न्यूज़ है। तो बिटकॉइन द क्रिप्टो करेंसी जिसकी वैल्यू इस बार जो है $20,000 तक हुई है। ठीक है, व्हाट इज़ बिटकॉइन, तो एक इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम है जो अलाउ करती है ऑनलाइन पेमेंट्स को कि वो सेंड करे डायरेक्टली फ्रॉम वन पार्टी टू द अदर पार्टी विदाउट गोइंग टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया बिटकॉइन के बारे में। अब ये बिटकॉइन का वर्क किस तरीके से होता है, तो जो भी पर्सन होता है और अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन हु वेंट टू आइडेंटिफाई ऑफ अ sorry a person or a group of a person who went by the identity of a Satoshi Nakamoto, ठीक है, are said to be a conceptual and accounting system in the aftermath of a 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे उसके बाद का है। ठीक है, तो बिटकॉइन जो है फ्रॉम अ यूज़र पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए इज नथिंग मोर देन एन मोबाइल ऐप और द कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, जो प्रोवाइड करता है पर्सनल बिटकॉइन वॉलेट एंड जो अलाउ करता है यूज़र को कि वो सेंड करे और रिसीव करे बिटकॉइन विद इन देम। बट बिटकॉइन अगर देखा जाए जनरल आइडेंटिटी उसकी देखे जाए विद द बिटकॉइन एड्रेस, वो कंपेराइज करता है 26 to 35 अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक जिसकी स्टार्टिंग जो है आइदर स्टार्ट होती है फ्रॉम 1 और फ्रॉम 3 एंड दिस एड्रेस विच रिमेन एनोनमस एंड रिप्रेजेंट करता है एक डेस्टिनेशन टू द बिटकॉइन और अ फैक्शन। ठीक है, तो ये एक हो गया कंसेप्ट। अब हम देखते हैं कि हाउ आर द ट्रांजेक्शन मेंटेन। तो जो नाकामोटो का मोटेड, ठीक है, उनका जो आइडिया था फॉर अ पब्लिकली अवेलेबल ओपन लीडर दैट वुड कंटेन ऑल द ट्रांजेक्शन एवर मेड albeit in an anonymous and unencrypted form। ठीक है, तो अनइनक्रिप्ट फॉर्म में रहता है एंड दस इस जो चेन को जो हम क्या बोलते हैं एक ब्लॉक चेंज करके टर्म किया जाता है। कंसिडरिंग द पब्लिक एंड ओपन नेचर ऑफ द लीडर, तो जो प्रोपोनेंट होता है ऑफ दिस करेंसी सिस्टम बिलीव दैट इट विल हेल्प अ वीडर आउट द करप्शन एंड इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, किस तरीके से ट्रांजेक्शन जो है मेंटेन किए जाते हैं और उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्हाट हैज़ लीड टू द राइज ऑफ अ बिटकॉइन प्राइजेस। ठीक है, तो बिटकॉइन के प्राइजेस इतने कैसे बढ़ गए हैं, तो ये जो प्राइजेस है हैज़ बीन ड्रिवन बाय अ वेरियस फैक्टर। ठीक है, जैसे कि इंक्लूडिंग इंक्रीज एक्सपेक्टेंसीज ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो सबसे पहला है कि जो ग्लोबल लार्ज प्लेयर पेमेंट्स है, ठीक है, फर्म पेपल हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ इंडिया लीडर्स लाइक स्टेट बैंक
ऑफ इंडिया, ICICI, HDFC, येस बैंक, ठीक है, हैज़ गिवन अ लेजिटिमेसी टू द क्रिप्टो करेंसी थ्रू सम ऑफ देयर डिसीजन। एंड इंडिया अगर देखा जाए अकाउंट करता है सर्वल एक्सचेंज वेयर फॉरेंस जो है बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैक इन 2018 following a fit from the Reserve Bank of India that barred a bank by using the system of a cryptocurrency related transaction। and however सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसके अगेंस्ट में ऑर्डर दिया है इस मार्च में, ठीक है। एंड एक बिगेस्ट फैक्टर अगर देखा जाए इन द रिसेंट राइज ऑफ अ बिटकॉइन प्राइजेस, वो ऐसा है कि the fact that some pension fund and the insurance fund took permission to park a small part of their portfolio in the bitcoin, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट्स हो गए कि क्यों अभी जो है बिटकॉइन की प्राइजेस जो है इतनी बढ़ रही है। एंड हाउ इट इज बिंग रेगुलेटेड वर्ल्ड वाइड with many regulators around the world, it has been warning against the trading of a bitcoin, कम हैव बैक्ड इट। एंड 2017 में अगर देखा था जापान ने एक्सेप्ट किया था बिटकॉइन एज अ लीगल करेंसी एंड इवन ऑफिशियली उसको रिकग्नाइज किया था कि वो एक्सचेंज करे, ठीक है, एक्सचेंजिंग डीलिंग द क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो बाकी जापान ने तो एक्सेप्ट किया 2017 में, बट बाकी जो कुछ रीजंस हैं, ठीक है, स्टिल वार्निंग है अगेंस्ट द ट्रेडिंग ऑफ अ बिटकॉइन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ फैक्ट फॉर द प्रीलिम। हल्दीबारी चिलाहाटी रेल लिंक के बारे में है। तो ये जो रेल लिंक है इट हैज़ मेड इन फंक्शन फ्रॉम December 17 एंड इट इज़ अ फिफ्थ रेल लिंक बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये जो लिंक है, ठीक है, इट वॉज ऑपरेशनल टिल 1965 एंड इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉड गेज मेन रूट फ्रॉम कोलकाता टू शिलीगुड़ी ड्यूरिंग पार्टीशन। एंड हाउएवर जब वॉर हुआ था 1965 को इफेक्टिवली कट ऑफ किया था इस रेल के सारे लिंक्स को बिटवीन द इंडिया एंड ईस्टर्न पाकिस्तान, दर्दन ईस्टर्न पाकिस्तान, दैट इज अभी का बांग्लादेश का रीजन। आफ्टर पार्टीशन 1947 में, ठीक है, 7 रेल लिंक जो है वो ऑपरेशन में आए बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है, अप टू 1965 एंड प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो 4 ऑपरेशनल रेल लिंक्स है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो सबसे यहाँ पे नाम दिए हैं सबके, ठीक है। तो सबसे पहला है पेट्रा पोल, ठीक है, इंडिया का, और बेनापोल बांग्लादेश का। सेकेंड इज गेड़ा इंडिया का और दारासना बांग्लादेश का। नेक्स्ट इज अ सिंहाबाड़ एंड रोहनपुर एंड नेक्स्ट इज अ राधिकापुर एंड बिरोल, ठीक है। तो ये 4 लिंक्स है रिसेंटली, अभी हम इस फिगर से ही देख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से वो लिंकेज दिखेगा, ठीक है। अभी ये देख लो इस फिगर में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। योगासना इज नाउ अ स्पोर्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि प्रोमोट अ योगासना एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। तो नेशनल बोर्ड ऑफ अ प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ योगा एंड नेचुरोपैथी इन 2019 उन्होंने रिकमेंड किया था कि योगासना को जो है कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट करके रिकग्नाइज किया जाए, ठीक है। तो एक एग्जॉस्टिव जो एक डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रूल्स रेगुलेशन एंड सिलेबस ऑफ अ योगासना, ठीक है, कॉम्पिटिशन हैज़ बीन प्रिपेयर। इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, तो स्टेट और जो नेशनल एंड वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है, वन चैंपियनशिप इन योगासन आर प्रपोज इन 2021। एक पायलट नेशनल इंडिविजुअल योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप होगी वर्चुअल मोड में इन February 2021। अब हम देखते हैं सेंट्रली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन के बारे में। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, फंक्शनिंग अंडर द सेक्शन 76 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। इनिशियली कंस्टिट्यूट करता है इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1998 का, ठीक है। इन द एंड कमीशन जो है इंटेंड करती है कि वो प्रमोट करे कंपटीशन, इफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन द बल्क ऑफ अ पावर मार्केट, इंप्रूव करे क्वालिटी ऑफ अ सप्लाई, promote investment and advise government on reviewing the institutional barrier to breach the demand and demand supply gap and foster करे interest of the consumer, ठीक है। अब हम देखते हैं एशिया स्पेसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के बारे में। तो एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल नॉन पॉलिटिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन है ऑफ अ ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मेनली असिस्ट जो है उसका विच असिस्ट डेवलपमेंट ऑफ अ ब्रॉडकास्टिंग इन द रीजन। वो इस्टेब्लिश हुई थी 1964 में। उसका सेक्रेटरीट कोलालमपुर में है, मलेशिया, ठीक है, विच विल कंटेन 272 मेंबर्स इन द 76 कंट्री ऑफ 4 कॉन्टिनेंट, ठीक है। और ये जो एशिया पैसिफिक ब्रॉडबैंड यूनिट है, ठीक है, बिगेस्ट ब्रॉडबैंड यूनियन है इन द वर्ल्ड एंड इसके जो मेंबर्स है इट इज़ ऑल्सो द मेंबर ऑफ अ वर्ल्ड ब्रॉडकास्टर यूनियन, ठीक है। तो ये हो गया न्यूज़। अब हमारा जो आज का डिस्कशन है वो कंप्लीट हो गया है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।